के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हाई कोर्ट के अंदर जिस तरीके से उन्होंने पिछले दिनों तूफान खड़ा किया है, फंडामेंटल राइट्स के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर जिस तरीके से सीधे सीधे कोर्ट के अंदर खड़े होकर अदालतों पर, न्यायपालिका पर हमला बोला है, उसके परिणाम अब बहुत दुखद आने वाले हैं। यानी कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार अरविंद केजरीवाल पर हाई कोर्ट के अंदर एक बड़ी कार्रवाई होने वाली है, इसका इशारा मिल रहा है। और सीधे तौर पर जिस तरीके से निरंकुशता दिखाते हुए अरविंद केजरीवाल लगातार न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, अपने सारे मामलों को पीछे छोड़ते हुए, उससे साफ जाहिर है कि अभी इस पर पहले रिक्यूजल एप्लीकेशन पर फैसला होगा, इसके बाद यह भी हो सकता है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा अरविंद केजरीवाल ने जो जो काम किए हैं उसके तहत उन पर एक बड़ा एक्शन ले। अगर ऐसा होता है तो सचमुच अरविंद केजरीवाल एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। पहले हम आपको यहां पर दो चीजों पर आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं जो शायद आप लोगों के जहन में कहीं ना कहीं छूट रही होंगी। पहली बात, ये सवाल ये खड़ा होता है, जो आम जनता में हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं तो उससे जो निकल कर सामने आया, बहुत सारे एक्सपर्ट से बात करते हैं कि आखिर जो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा है वो ही अरविंद केजरीवाल का केस क्यों सुन रही है, सबसे पहला सवाल। और ये जो रोस्टर है, ये रोस्टर क्या है? दरअसल है क्या, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय के अनुसार ये जो रोस्टर बनाते हैं कोर्ट के अंदर, चीफ जस्टिस बनाते हैं, चीफ जस्टिस तैयार करते हैं, तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट है, उन्होंने ये रोस्टर तैयार किया था। और इस रोस्टर के अनुसार एमपी एमएलए के जितने भी मामले होंगे उन सब की सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट करेगी। ये रोस्टर के तहत था। आपने रोस्टर शब्द भी सुना होगा, लेकिन आखिर क्या होता है रोस्टर, ये आपको जानना बेहद जरूरी था। यानी कि जस्टिस देवेंद्र, हाईकोर्ट के जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने ये रोस्टर तैयार किया और इस रोस्टर के तहत उनको जो जिम्मेदारी दी गई थी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट को, ये जिम्मेदारी थी कि वो एमपी एमएलए के जितने भी मामले आएंगे वो उनको सुनने का जो अधिकार है रोस्टर के मुताबिक जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट को होगा। यही कारण था कि अरविंद केजरीवाल का जो शराब घोटाले का मामला था, वो सीबीआई ने जब एप्लीकेशन फाइल की तो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत के अंदर ये एप्लीकेशन फाइल करनी। एक पॉइंट और है, इसको भी आप जरा समझने की कोशिश करिए, बेहद जरूरी है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट के अंदर खड़े होकर कह रहे थे, ये बेहद जरूरी है क्योंकि आम आदमी पार्टी इसे बहुत सारे स्तर पर फैला रही है, इस पर गलतफहमी पैदा कर रही है, इस पे अफवाहें फैलाई जा रही है, ये भी आपको समझना जरूरी है। और इसकी जो कोर्ट के अंदर की जो तस्वीरें थी, वीडियो, तो उसके शॉर्ट्स को काट कर सर्कुलेट किया जा रहा था। इस पर सुनिए, अरविंद केजरीवाल कोर्ट के अंदर कहते हैं कि मैं, क्योंकि ट्रायल कोर्ट द्वारा मुझे बरी कर दिया गया था, मेरा केस डिस्चार्ज कर दिया गया था, इसलिए मैं यहां पर इस कोर्ट के अंदर एक आरोपी के तौर पर नहीं खड़ा हूं। क्योंकि शराब घोटाले के मामले को डिस्चार्ज कर दिया था ट्रायल कोर्ट ने, इसलिए मैं यहां पर एक आरोपी के तौर पर नहीं खड़ा हूं। यह बात शॉर्ट काट के इसका वीडियो रिकॉर्डिंग का जो कोर्ट की जो चुपके से, चोरी से जो रिकॉर्डिंग की गई थी, उसके शॉर्ट्स काटकर इनको सर्कुलेट किया गया और ये दिखाने की कोशिश की गई कि अरविंद केजरीवाल ने छाती ठोक कर कोर्ट के अंदर ये कहा कि मैं आरोपी नहीं हूं। जबकि हमारी जो कानून न्याय व्यवस्था है, कानून की जो व्यवस्था है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, उसमें जब भी कोई जो असंतुष्ट पक्ष होता है, यह व्यवस्था है कानूनी, जब भी कोई असंतुष्ट पक्ष होता है वो उस अदालत से ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। ये हमारी यहां पर न्याय व्यवस्था है। और ये न्याय व्यवस्था इस तरीके की है कि जैसे अरविंद केजरीवाल अपनी
जब ट्रायल कोर्ट में बरी कर दिए गए, तो यहां पर सीबीआई को ऐसा लगा कि सीबीआई ये कोर्ट में जो ये केस को पूरी तरीके से डिस्चार्ज किया गया है ये गलत था और निचली अदालत ने उनकी चार्जशीट को ठीक से नहीं पढ़ा। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जिनको नजरअंदाज कर दिया गया और इसे हम यहां पर किसी पर आरोप नहीं लगा रहे। हो सकता है विचारधारा की भी लड़ाई हो सकता है कुछ जो हम फॉरम स्वैपिंग का जो मामला बोल रहे थे उसमें से कुछ छिपा हुआ हो, क्योंकि जो जज आते हैं वो भी कहीं ना कहीं से निकल कर पहले वो इंस्टीट्यूशंस में पहले तैयारी करते हैं, वहां पर भी विचारधारा की लड़ाई होती है, विचारधारा के लोग होते हैं। या हमारे यहाँ आपने देखा होगा बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जुडिशरी की पढ़ाई कराते हैं, आईएएस आईपीएस की पढ़ाई कराते हैं, तो ये यहां से निकल के आते हैं। इसके बाद ये प्रैक्टिस जब करते हैं, ये अपने यहाँ जब जाते हैं कि किसी ना किसी वकील के यहाँ भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, यही तो फॉरेन स्वैपिंग की तरफ जो इशारा हो रहा था ये ऐसा ही तो होता है। तो खैर ये विचारधारा की लड़ाई थी, हमारा किसी भी अदालत या किसी जज पर कोई आरोप नहीं है, हम केवल आपको एक व्यवस्था बता रहे थे। अब इसी न्यायिक व्यवस्था के अंदर जब कोई भी ऊपरी अदालत निचली अदालत के जो फैसला है उस पर या स्टे दे देती है या उसको सस्पेंड कर देती है, तो इसके बाद जो आरोपी होता है वो फिर से आरोपी की श्रेणी में ही आता है, आरोपी ही होता है, वो बरी नहीं होता है, क्योंकि उसकी सजा को सस्पेंड कर दिया गया। जो निचली अदालत का जो आदेश था उसको सस्पेंड कर दिया गया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, इसलिए पूरा का पूरा मामला ऊपरी अदालत में अब नए सिरे से चलता है। यानी कि अरविंद केजरीवाल के मामले में जब सीबीआई ने अपील की और सीबीआई ने अपील करने के बाद जब जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत ने निचली अदालत के फैसले को सस्पेंड कर दिया, हटा दिया, स्टे कर दिया, इसका मतलब था कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से शराब घोटाले के आरोपी हैं। ये फैलाने की जरूरत नहीं है, ये तो आरोपी हैं, इन पर शराब घोटाला साबित होता है। अब आपको हम यहां पर और एक चीज बताते हैं कि ये पूरा मामला हवा में नहीं था, हवा में नहीं था। सीबीआई ने कई बार इसमें बहुत सारे सवाल पूछे हैं और उन सवालों के जवाब शायद ट्रायल कोर्ट के पास नहीं थे या फिर उनको नजरअंदाज किया गया। जैसे आपको बता दें कि इस पूरे मामले के अंदर करीब करीब जो 177 जो मोबाइल फोन थे वो तोड़ दिए गए थे। इसका जवाब ना तो किसी ने दिया पार्टी की तरफ से, केजरीवाल ने अपने रिमांड में भी नहीं दिया, किसी भी आरोपी ने नहीं दिया कि 177 मोबाइल फोन क्यों तोड़े गए, उनके सिम क्यों तोड़े गए, इतने कंप्यूटर क्यों डिस्ट्रॉय किए गए, इसका जवाब नहीं है। कोर्ट ने पूछा था कि शराब नीति आखिर ये अगर सही थी तो इसको सस्पेंड क्यों किया गया, इसका भी जवाब किसी ने नहीं दिया। इसके अलावा सबूत बहुत सारे नष्ट किए गए थे, इसका जवाब भी किसी ने नहीं दिया था। एक बात और, जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि केस में कोई दम नहीं है, तो आप ये समझिए इस केस के अंदर जो पहली गिरफ्तारी थी उसमें सबसे पहले विजय नायर, जो शराब घोटाले का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था और शराब घोटाले की पूरी व्यू रचना विजय नायर द्वारा की गई थी, जो आजकल पंजाब के अंदर ओएसडी की भूमिका लगभग निभा रहे हैं और वहां पर Z+ की सिक्योरिटी लेकर बंगले में रहते हैं। यहां पर दिल्ली के अंदर भी अरविंद केजरीवाल के बराबर का बंगला जो कि मंत्री कैलाश गहलोत को अलॉट था, उस बंगले में रहते थे। कैलाश गहलोत कहीं और अपने घर पे रहते थे, यानी कि मंत्री के बंगले पे रहते थे और आज भी मौज काट रहे हैं। इनको सबसे पहले 14 नवंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था और 14 सितंबर 2024 तक यानी कि 23 महीनों तक ये जेल में बंद था। आखिर क्यों? एक अदालत से दूसरी अदालत जमानतें गई, लेकिन किसी भी कोर्ट ने इसे जमानत नहीं, 23 महीनों तक जेल में बंद रहा। इसके बाद मनीष सिसोदिया की बारी आती है, जो डिप्टी सीएम के पद पर थे और उनका डिप्टी सीएम पद भी छीन लिया गया था, उन्हें हटा दिया गया था। 23 फरवरी 2023 से ये जेल में थे, 510 दिनों तक ये जेल के अंदर बंद रहे और इनका पद चला गया, इनका बंगला भी चला गया। आखिर क्यों गया? ये भी एक अदालत से दूसरी अदालत तक भागते रहे। आप सुनिए आगे। संजय सिंह 6 महीने यानी कि 181 दिनों तक जेल में बंद थे इसी शराब घोटाले में। इसके बाद के कविता, इस जो शराब घोटाले की सबसे बड़ी कर्ता धर्ता थी, जिन्होंने
जिन्होंने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत अरविंद केजरीवाल को दी थी। 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। और ये जो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी, ये के कविता का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, सीए बुच्ची बाबू, उसने ये 100 करोड़ रुपए दिए थे। बुच्ची बाबू भी जेल के अंदर लंबे समय तक बंद रहा। के कविता 150 दिनों तक जेल के अंदर बंद रही। आप ये सोचिए कि आखिर ये सभी आरोपी ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भागते रहे और सबने इनकी जमानत याचिका सस्पेंड कर दी। बार बार इन्हें जमानत याचिका लगानी पड़ी। क्या ये सभी कोर्ट बिना इस केस को देखे पढ़े, बिना स्टडी किए ही इनकी जमानतें जब्त कर रहे थे या जमानतें इनकी कैंसिल कर रहे थे? ऐसा तो हो नहीं सकता। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, यही सब चलता रहा, लेकिन इन्हें जमानत नहीं मिली इतने लंबे समय तक। जो हम इनकी टाइमिंग जो बता रहे हैं ना, वो इसीलिए बता रहे हैं, इतने लंबे समय तक ये जेल के अंदर बंद रहे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इनकी जमानतें बार बार खारिज करते रहे। इसका मतलब यह था कि इनके केस के अंदर बहुत दम था। ये सब अब जो बातें करते हैं, अनर्गल बातें, सारे सबूतों को, इनकी बातों को, इनके जो रिकॉर्ड्स थे उसको चेक करने के बाद इनकी जमानत याचिकाएं बार बार कैंसिल होती रही थी। मनीष सिसोदिया ने तो, आप ये सोचिए, अपनी पत्नी की बीमारी से लेके न जाने क्या क्या फर्जी काम किए जमानत पाने के लिए। संजय सिंह ने अपने आप को तो मेंटली डिस्टर्ब तक साबित करने की कोशिश की थी जमानत पाने के लिए। अरविंद केजरीवाल तो क्या क्या रोज इंसुलिन और क्या क्या नौटंकियां करते थे कि उन्हें जमानत मिल जाए। जो उस समय पे आतिशी मार लेना थी मुख्यमंत्री उस समय की, वो तो रोज नौटंकी करके सड़कों पे उतर जाती थी कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन नहीं मिल रहा है। ये सारी चीजें करने के बावजूद इन्हें जमानत नहीं मिल रही थी। इसका मतलब इनके केस के अंदर बहुत दम था। तो आखिर ट्रायल कोर्ट ने क्या पढ़ा? खैर, आपको बता दें, इस मामले में ऐसे ही नहीं था। इस मामले के अंदर करीब करीब 150 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी जब्त की थी ईडी ने। इसी शराब घोटाले में 150 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की थी ईडी ने। आप सोचिए, क्या ऐसे ही हो गया? इसमें अमनदीप सिंह ढल, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा, राघव मंगूटा, शरद रेड्डी, करीब करीब 150 करोड़ रुपए की, 52 करोड़ से अधिक की संपत्ति तो यहां पर इन्हीं लोगों की थी। 150 करोड़ की कुल मिलाकर संपत्तियां जब्त की गई थी। क्या ऐसे ही कर ली गई? शायद यह भी एक बड़ा सवाल है जो पूछा जाना चाहिए। अब हम आते हैं केजरीवाल की दूसरी बातों पर, जिसको लेकर वो हंगामा बताते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल यहां पर ये सारा मामला केवल हमारी न्याय व्यवस्था को डिस्टर्ब करने के लिए, उन पर आरोप लगाने के लिए ये सारा मामला उठा रहे थे। आइए आपको आगे बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। एक बात और, आप में से बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो हम खबर आपको दिखाते हैं, बताते हैं, और खबर के पीछे की खबर जो बताते हैं। हमारे चैनल का जो स्लोगन है, धार भी रफ्तार भी। हम बहुत तेजी से और वो खबर आपको बताते हैं जो खबर किसी के पास नहीं होती। बहुत सारे हमारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, कमेंट्स मिलते हैं। अच्छे व्यूअर्स के कमेंट्स हम अपने यहाँ दिखाएंगे। हम नई व्यवस्था चालू कर रहे हैं। आप कृपया करके जरूर लिखें कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। जरूरी नहीं है आप मेरी बात से सहमत हो, आप असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन आप लिखिए। अगर हमें लगेगा कि इसे शो करना है तो हम जरूर आपको दिखाएंगे। आगे बताते हैं। अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। तो इन आरोपों को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केजरीवाल के आरोपों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। यह आपको शायद कोई नहीं बताएगा। ऐसे तुषार मेहता के जवाब को सुनकर लगता है कि हाईकोर्ट जल्दी ही अरविंद केजरीवाल पर बड़ा एक्शन लेने वाला है। और केजरीवाल को पता है, उन्हें डर है कि उन पर कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। कानून के बहुत सारे हमारे जानकार और एक्सपर्ट्स से जब हम इस विषय पर बात करते हैं, हम बहुत सारे लोगों से, कोई खबर ऐसे नहीं दिखाते, बहुत सारे लोगों से हम बात करते हैं, उसके बाद आपको
ये सारी चीजें कंक्लूजन निकालकर बताने की कोशिश करते हैं, ताकि आप इसको बिना किसी व्यवस्था और विचारधारा के बायस्ड हुए आप इसको ठीक ढंग से समझ सके। बहुत सारे लोग हम पर बायस्ड होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन शायद हमें लगता है कि वो असल में खुद ही उन्होंने ऐसा चश्मा पहना है जिन्हें इसके पीछे की भयावहता नजर नहीं आती है। वो चाहते हैं कि बस आरती उतारते रहे, चलता रहेगा व्यवस्था, जबकि ऐसा नहीं है। बायस्ड तो एक समय पर बहुत सारी चीजें थी। दिल्ली के अंदर कई दर्जनों अखबार, देखिए दर्जनों तो रिपोर्टर्स भी ऐसे थे जो अरविंद केजरीवाल के पेरोल पर थे। तो अगर ऐसा था, सरकार इतनी ईमानदार थी, तो इन पत्रकारों को पेरोल पर रखने की क्या जरूरत थी? क्यों इनके ऊपर लाखों रुपया बहाया जा रहा था? कईयों को तो नौकरी से निकाल दिया गया है और आजकल गली गली भटक कर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। खैर, हमें इस पर भी नहीं जाना है। कई अखबार ऐसे थे जो अपने ऑफिस की, अपनी बिल्डिंगों की लीज बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल के पैरों में झुके थे और केजरीवाल के खिलाफ 4 लाइन नहीं लिख पाए। कई चैनल ऐसे थे जो केजरीवाल के खिलाफ 4 लाइन नहीं चला पाते थे। तो आखिर वो बायस थे या हम बायस थे? हम आपको असली खबर बताते, उसमें कहीं पर भी कोई चीज ऐसी नहीं है और खबर बताने के लिए ही हमारा चैनल है। खैर, अब यहां पर जो कानून के जानकार कहते हैं, जिस तरीके से केजरीवाल ने कोर्ट और जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा पर हमला बोला है, कोर्ट रूम की बिना इजाजत के वीडियो बनाए और उनके जो फुटेज हैं उनको सर्कुलेट कराए गए, उससे कहीं ना कहीं हमारी न्यायपालिका पर और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवालिया निशान लग गया है। बल्कि जजों की साख को भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बट्टा लगा है। इस आधार पर अब जल्दी ही कोर्ट केजरीवाल पर बड़ा एक्शन लेने वाला है, क्योंकि अब ये रिक्यूजल एप्लीकेशन पर सुनवाई है। तो रिक्यूजल पर सुनवाई के बाद जब इसका फैसला आ जाएगा, जिस फैसले को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने सुरक्षित रख लिया है, जैसे ही फैसला आएगा उसके बाद हम आपको सही बताते हैं, उसके बाद अरविंद केजरीवाल पर जो हमारे अभी तक के सूत्र बता रहे हैं, एक बड़ा एक्शन होने वाला है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा पर भरी कोर्ट में खड़े होकर इल्जाम लगाए हैं, उससे ना सिर्फ जस्टिस स्वर्ण कांता पर हमला हुआ है, बल्कि पूरी न्याय व्यवस्था पर यह हमला हो गया है। और इस तरीके की परिपाटी सचमुच किसी लोकतंत्र के लिए बेहद गंभीर मामला हो सकता है। केजरीवाल को महिमा मंडित करो, केजरीवाल के लिए कोर्ट की प्रोसीडिंग के वीडियो फुटेज सर्कुलेट किए गए, इससे भी गलत मैसेज समाज के अंदर गया है, जिस पर के एक्शन होना ही चाहिए। फिर से केजरीवाल एक हलफनामा इसमें दिया है उन्होंने, और इस हलफनामे में इस बार उन्होंने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के बच्चों पर आरोप लगाए। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल जजों के बच्चों पर आरोप लगा रहे हैं, जज पर आरोप लगा रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल कम से कम अपने गिरवान में भी झांक कर देखें, क्या उनके बच्चे सही तौर पर अपनी जगह पर गए हैं? क्या उनकी बेटी को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट और बड़ी कंपनियों में नौकरी केजरीवाल की मार्फत नहीं मिली है? क्या उनके बेटे को ऐसा नहीं मिला है? ये सब बातें बहुत, आप समझिए, कई आम आदमी पार्टी के नेताओं की पत्नियां लाखों की सैलरियां उठा रही थी दिल्ली गवर्नमेंट में। मंत्री सत्येंद्र जैन की जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उनकी बेटी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के ऑफिस में ओएसडी की नौकरी कर रही थी, जिसका विरोध साजिया इल्मी ने किया था और उसकी वजह से उनको पार्टी छोड़नी पड़ी थी। ये सारी चीजें आज अरविंद केजरीवाल को जो नजर आ रही हैं, एक जज जो अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के एक प्रोग्राम में जाता है, सिर्फ उस पर इस आधार पर आरोप लगाए जाते हैं। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो हमारे देश के प्रणब मुखर्जी जो कांग्रेस के नेता थे, वो उनको आरएसएस अपने यहां बुलाता है और वो आरएसएस के प्रोग्राम में शामिल होते हैं। ऐसा होता है, लेकिन आप सोचिए यहां पर अब न्याय व्यवस्था पर हमला बोला गया है, जो सचमुच आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल के लिए भी एक बड़ा सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा। और जैसा कोर्ट इशारा कर रहा है, उससे पता लगता है कि अरविंद केजरीवाल पर एक बड़ा एक्शन होने वाला है। केजरीवाल कहते हैं
क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया, इसलिए मैं अब आरोपी नहीं हूं, जबकि उनकी हाई कोर्ट ने उनकी सभी सजाओं को, ट्रायल कोर्ट के सभी फैसलों को सस्पेंड कर दिया है। यह भी बड़ी बात है। आप सोचिए, इसके बाद वो आरोपी ही है और वो फिर से अपने 0-0 पर घूमकर अपने असली मंच पर, अपने असली स्पॉट पर खड़े हुए हैं। असंतुष्ट ऊपरी अदालतों के अंदर जाते हैं और वहां पर अपील करते हैं। ये हमारी न्यायिक व्यवस्था है। तो आप सोचिए पूरे मामले में किस तरीके से ये सारा मामला देश के अंदर विदेशी ताकतों के आधार पर, आप जानते हैं ना, टूल किट्स के बारे में हम कई बार बात करते हैं, विदेशी ताकतों के आधार पर हमारी जिस तरीके से न्यायिक व्यवस्था को तहस-नहस करने की तैयारी चल रही है, उसका उदाहरण अरविंद केजरीवाल है। लेकिन न्यायिक व्यवस्था को आज चाहिए कि वो भी ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन ले, ताकि आगे से ऐसा कोई फंडामेंटल राइट्स के आधार पर, उनको आधार बनाकर ऐसा ना कर पाए। यही आप समझिए, आप देखेंगे कि अदालत ने एक बड़ा एक्शन केजरीवाल के लिए खिलाफ किया है और ये होना भी चाहिए। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।